गुड मॉर्निंग। हम लोग इंडिया का थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में हम लोग आगे देखा। आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए भारत में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सभा बनाई गई। उस सभा में आपने पढ़ा था कि भारत के विभिन्न हिस्सों से हर 10 लाख में से किसी एक आदमी को उम्मीदवार के तौर पे भेजा गया। ऐसा हर 10 लाख में एक आदमी को क्या भेजा गया? उम्मीदवार के तौर पे। और ऐसा करते करते टोटल 385 भारतीय और 4 अंग्रेज मिलकर भारत का संविधान बनाने का चेष्टा की, कोशिश की। 389 हो गए। लेकिन जब 14 अगस्त 1947 को बंटवारा हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के हिस्से में भारत का 2 एरिया है। एक बांग्लादेश उस समय का ईस्टर्न बंगाल कहलाता था, हमारे भारत का ईस्ट बंगाल। इसलिए आज भी हमारे यहाँ बंगाल का नाम क्या है? वेस्ट बंगाल। पढ़ते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल। वो वेस्ट तभी हुआ था 1905 में बंगाल का डिवीजन हुआ। जैसे देखो हम बताते हैं डिवीजन वाला कब हुआ। पहले बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य था। बंगाल इतना छोटा नहीं था। बंगाल में उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और कुछ जिला आसाम वगैरह का भी था। इतना बड़ा राज्य बंगाल था और सबसे अमीर राज्य हुआ करता था। अब बंगाल में क्या हुआ? 1905 में अंग्रेजों ने खास करके एक आदमी था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड गवर्नर जनरल था भारत में। इसने क्या किया? बंगाल को 2 पार्टी में 1905 में सेपरेट कर दिया। एक का नाम रखा वेस्ट बंगाल और एक का नाम रखा ईस्ट बंगाल। एक का वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल वो क्षेत्र था जहां ज्यादा मुस्लिम थे, मोहम्मडन थे, और वेस्ट बंगाल वो क्षेत्र था जहां ज्यादा हिंदू थे या जैन थे, पारसी थे, ये थे। जानबूझ के अंग्रेज किया, क्योंकि अंग्रेजों का हमेशा से पॉलिसी रहा है डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, आपस में लड़वाओ और शासन करो, ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी। इसलिए 1905 में अंग्रेजों ने भारतीय ज्यादा उत्सुक हो रहे थे, धीरे धीरे आंदोलन कर रहे थे, तो दोनों को 2 पार्ट में कर दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल का राजधानी इन्होंने ढाका कर दिया। कौन सा? और वेस्ट बंगाल का राजधानी कलकत्ता रह गया। अब देखो ईस्ट बंगाल में ज्यादा मुस्लिम है, तो अब मुस्लिम सबको काम भी रहेगा तो कहाँ? हम लोग क्या रांची जाते हैं, काम रहता है कि पटना जाते हैं? पटना, क्योंकि हमारे बिहार की राजधानी कहाँ है। तो वैसे ईस्ट बंगाल के जो मुस्लिम है कहाँ जाएंगे, और वेस्ट बंगाल के जो हिंदू है कहाँ जाएंगे? तो आपस में हिंदू मुस्लिम ज्यादा मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो जब मिलेंगे नहीं तो एकता बनी रहेगी? नहीं रहेगी। तो भारत में टूट गया ना 2 पार्टी में। क्या फैन को? हाँ, सॉरी, ठीक है, ये हुआ। अब क्या हुआ? फिर वेस्ट बंगाल में धीरे धीरे करके लोग क्रांति करने लगे, फैलने लगे। तो ऐसे में क्या किया गया? 1912 में 1912 में वेस्ट बंगाल को फिर से 2 पार्ट में बांट दिया। एक रह गया वेस्ट बंगाल और एक रह गया बिहार। तो बिहार हमारा एक्चुअली 1912 में ही बन गया। वेस्ट बंगाल का कैपिटल फिर से कलकत्ता रह गया और बिहार का राजधानी पटना हो गया। ठीक है, 1912। फिर आया 1936 का समय, और 1936 में बिहार 2 पार्ट में टूट गया। एक तो बिहार रह गया जिसका राजधानी पटना ही रह गया, और एक बन गया उड़ीसा जिसका राजधानी पहले कटक था और बाद में अभी के टाइम भुवनेश्वर बना है। पहले उड़ीसा का राजधानी कहाँ था? कटक। एक बड़ा शहर है कटक, सुभाष चंद्र बोस का उधर ही जन्म हुआ था, इसलिए सुभाष चंद्र बोस के नेम पे ही कटक में एक स्टेडियम है, 12 स्टेडियम कटक, ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम। तो उड़ीसा का राजधानी पहले कटक था, बाद में क्या बना? भुवनेश्वर बना। ठीक, बाद में क्या हुआ? ये तो 1936 में हुआ। 2000 ईस्वी में फिर बिहार का डिवीजन हुआ। वेस्ट बंगाल सोच लो, मात्र 2 बार डिवाइड हुआ, एक बार बंगाल से वेस्ट बंगाल से ये। लेकिन बिहार का 3 बार डिवीजन हुआ, एक बार बिहार से उड़ीसा, एक बार बिहार से क्या चीज है? तो एक बिहार और एक बन गया झारखंड। बिहार का राजधानी रह गया पटना और झारखंड का क्या हो गया? रांची। और ये कब टूटा? 2000 में टूटा। ठीक है, तो ये क्लियर रहेगा आपको। ये सिर्फ अब यहाँ अंग्रेज नहीं है, 1936 तक अंग्रेज तोड़ा, क्योंकि वो चाहता था डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और क्या करो,
राज करो, आपस में लड़वाओ और सेपरेट ये लोग हो जाएगा, अपने में लड़ेगा, हम बाहर बैठ के मजा लेंगे। ठीक है, ये किए तो ये आपको रह जाएगा पूरा समझ। अब चलिए इधर कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। तो हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आए तो आपने देखा कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। पहली बैठक में सब लोग जमा हुए, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हेड बनाया गया। किस चीज का? उस पूरे असेंबली का, कि संविधान बनाना चेयरमैन आप है। ठीक है, चेयरमैन आप है, इसका हेड बनाया गया। और 11 दिसंबर को परमानेंट हेड बनाया गया, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो चेयरमैन बने। अब क्या हुआ, आया 13 दिसंबर का समय, 13 दिसंबर 1946 को फिर एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू एक प्रपोजल लेके आए। वो एक प्रपोजल लेके आए कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए था। अगर हम लोग को सारा अधिकार अंग्रेज दे ही देता तो हम लोग क्यों आजादी लेते? हमारे पास कुछ कमी था तभी ना आजादी लिए। क्या कमी था? हम लोग के पास राइट्स नहीं था, अपना खुद से पढ़ नहीं सकते थे, खेती नहीं कर सकते थे, पॉलिटिक्स नहीं कर सकते थे, जहां हम वहां जा नहीं सकते थे, हर जगह रोक टोक था, जंगल हमारा नहीं था, ये नहीं था, देश में नहीं कर सकते थे, हमें नीचा बनाया जाता था, उनके लिए अच्छा रास्ता होता था, हमारे लिए मिट्टी वाला रास्ता होता था, हर जगह सब चीज का प्रॉब्लम था, इसलिए हम लोग आजादी लेने का सोचे। तो अब जवाहरलाल नेहरू को लगा कि जब हम लोग आजाद हुए या होने वाले हैं तो भारत में एक ऐसी संविधान बननी चाहिए जो हर वर्ग को समान मौका दे, चाहे वो महिला रहे, पुरुष रहे, जो कुछ भी रहे। तो जवाहरलाल नेहरू 1946 में ही 13 दिसंबर को एक प्रपोजल लेके आए, या इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। संविधान कैसी होगी इसको ये लिख के लाए कि संविधान में क्या क्या होना चाहिए। और ये चीज 22 जनवरी 1946 को जो अगली बैठक हुई उसमें पास हो गया। किसका रिजोल्यूशन? जो प्रपोजल, सॉरी, जो प्रपोजल, जैसे तुम्हारी मम्मी अगर दुर्गा पूजा का समय आता है, ये दादी होती है तो पापा को देती है इतना खर्चा इस बार लगेगा, इस बच्चा का ये कपड़ा वो कपड़ा लगता है ना, हर घर में बनता है। ऐसा नहीं होंगे, दादी रहे, पापा रहे, कोई भी बनाए, आप ही महीने का एस्टिमेट बनाते हो, ठीक है, बनना है। तो वैसे जवाहरलाल नेहरू किए। अब उस पे मोहर लगाना फादर का काम होता है, वो मोहर लगाते हैं। तो यहाँ पे जो मोहर लगा वो किन्होंने लगाया, किसने पास किया? तो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने इसको पास किया कि नहीं ये ठीक है, इसको पास कीजिए। चलो जी, खोलो उसको, ठीक है, उसको पास करो और चलो। हाँ, तो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ और यही अब हमारा प्रियम्बल है जो जवाहरलाल नेहरू उस समय लाए थे कि देश कैसा होना चाहिए, क्या क्या मकसद होना चाहिए, वही हमारा प्रियम्बल है जो आपको कल मैंने याद करने दिया। तो अगर आपके माइंड में कभी भी ये आए कि प्रियम्बल कहाँ से आया, तो सबसे पहले इसको किसने पास करवाया? जवाहरलाल नेहरू ने। वो क्या चाहते थे? अंग्रेजों के समय जो भी हमारी दिक्कतें हुई वो आगे तक रह जाए कि हट जाए? हट जाए। हमारे यहाँ क्या भेदभाव होना चाहिए? जाति धर्म, मेल फीमेल, रंग का नहीं, कोई ऐसा भेदभाव नहीं, उसके लिए हुआ। टोटल जो बाबू सेशन हुआ, टोटल सेशन हुआ, ये टोटल सेशन कितना हुआ? तो टोटल 12 सेशन हुआ। अब क्या हुआ, आगे आएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको हम लोग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। फादर ऑफ संविधान का बहुत अच्छा ज्ञान था और यही भारत का संविधान बनाए, यही रिजर्वेशन वगैरह सब दिए थे। उसी समय बोले थे कि अगर समय के साथ अगर बैकवर्ड कम्युनिटी का स्थिति नहीं सुधरे, एससी और एसटी का, तो उनको रिजर्वेशन देना है 10 साल के लिए। ये भी बोल के गए थे 10 साल के लिए रिजर्वेशन देना है ताकि वो लोग बराबर में आ जाए, फिर रिजर्वेशन खत्म कर दीजिएगा ताकि सोसाइटी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। लेकिन एक बार जो ये रिजर्वेशन 1992 में लगा, अब क्या हो रखा है, कंटिन्यू है। और रिजर्वेशन कभी भी देश को खोखला कर रहा है, ठीक है। जो टीना डावी 2013 बैच की आईएएस थी, नंबर 1 रैंक लाई थी, उसका 203.47 नंबर था, वो रोल नंबर 1 टॉपर बन गई, जबकि उसकी मम्मी, उसके पापा आईएएस है और उसकी मम्मी डॉक्टर थे। फिर भी उसको रिजर्वेशन मिला और वो इतने मार्क्स में टॉपर बनी।
और एक लड़का जनरल में था 229.2 मार्क्स लाया, उसका सिलेक्शन प्री से भी आगे नहीं हुआ। सही है ना? नो सर। सही है। आगे जाके कैसा मिलेगा? अपंग मिलेगा। देश का शिक्षा व्यवस्था सब क्यों बर्बाद हुआ? बिकॉज ऑफ ओनली रिजर्वेशन का सिर्फ रीजन। एक टाइम था पुराने हाई स्कूल के टीचर साइंस वाइंस के, इसके नाना जी थे, और नाना जी थे ना टीचर साइंस के ही थे ना, किसी के भी पुराने टीचर किन्हीं से भी आप जाके मिल लीजिए, एक एक आदमी हर सब्जेक्ट का इतना भयंकर नॉलेज रखता है, क्या संस्कृत, क्या ये सब धारा प्रवाह बोलेंगे वो, क्योंकि वो सब उस जमाने में उन सबका जो सिलेक्शन टीचर वही बता, टीचर का सैलरी आईएएस के सैलरी के बराबर था। और फ्रांस में एमपी और आईएएस से ज्यादा टीचर का सैलरी होता है, बिकॉज दे आर द नेशन बिल्डर। गवर्नमेंट, ठीक है, ये होता है गवर्नमेंट जॉब में। और यहाँ बिहार सरकार में क्या, सबका सैलरी मिल जाए तो मिल जाए, टीचर को 3 महीना बाद देंगे, तो 3 महीना बाद जैसे आराम से स्वेटर जाके बुनते हैं, कुछ बैठते हैं, बच्चा आया तो ठीक है, मिड डे मील का पैसा खाएंगे। सब नहीं कर रहे, लेकिन हम बोल रही है 60% टीचर ये करते हैं और खा रहे। उसको खराब कौन बनाया? आप बनाए, आप रिजर्वेशन दिए, आप फालतू में सबको प्रमोट कर करके ऊपर ला दिए, वो ऐसा निकल गया सबका सब। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, 99% टीचर बिहार के, 99 नहीं 100% टीचर बिहार के, सब अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। वो पर्सनली सही होंगे, लेकिन उनको पता है कि उनका स्कूल सही नहीं चल रहा है, प्रिंसिपल सही नहीं चल रहा है, या कोई प्रभारी भी होंगे तो बाकी टीचर नहीं पढ़ा रहा है, इसलिए वो अपने बच्चे को कहाँ भेज दिए? प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट वाले में सैलरी हम लोगों का होता 10, 12, 14, 20 बहुत होती है। अभी लॉकडाउन में तो 1.5 साल से 10,000 मिल रहा है, सब प्रिंसिपल से लेके नीचे तक। और जो प्राइमरी स्कूल के भी गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनका 35,000 32,000 सैलरी है। ठीक है, वो बिहार में। अगर झारखंड वारखंड चलेगा तब तो 55-57, नवोदय घुस गया तब तो 60 है ना जी, 85। ठीक है, एक बार सोच के देखो, और उसके बाद तुम जज करो क्यों जाता है नीचे। तो ये रिजर्वेशन खोखला किया। हाँ, 10 साल के लिए हम मानते हैं इस चीज को कि देना चाहिए। और रिजर्वेशन देना किस पे चाहिए? जो गरीब है सबको दे दो। गरीब है तो उसको किस चीज का? जॉब में मत लो, उसको जॉब में नहीं लो। अटल बिहारी वाजपेयी जॉर्ज डब्ल्यू बुश से मिले थे, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश बोले कि आपके देश में बहुत पोटेंशियल है, क्षमता है आगे बढ़ने का। तो अटल बिहारी वाजपेयी बोले कि हाँ, मेरा देश आगे बढ़ रहा धीरे धीरे। तो उनका कहना था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका कहना था आपका देश धीरे धीरे बढ़ता है, बिकॉज यू पीपल आर टेकिंग रिजर्व्ड पीपल एंड वी आर टेकिंग योर डिजर्व्ड पीपल। जो टॉपर है आपके यहाँ उसको हम ले लेते हैं अपने यहाँ, कंपनी में काम देते हैं, मेरे कंपनी को एकदम आगे बढ़ा रहा है, और आप लेते हैं रिजर्वेशन के आधार पे। सीट आपके यहाँ बुक है, इसका 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 इतना, इसका इतना, आपके यहाँ बुक है, तो आपके यहाँ जाता है रिजर्व्ड पीपल, तो आपका भारत स्लोली बढ़ रहा है कछुआ के चल से। और हम लिए आपका रिजर्व्ड पीपल, तो हम धारा प्रवाह चल रहे। गूगल का सीईओ भारतीय, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भारतीय, इससे पहले पेप्सिको का सीईओ भारतीय। टॉप क्लास के अगर 20 कंपनी का देखोगे उसमें 6 का सीईओ एट प्रेजेंट में भारतीय। तो सोच लो, ये सब भारत में नहीं किया बेचारा काम, लेकिन दूसरे में काम किया। रीजन क्या? दूसरे का इज्जत मिला, कोई भेदभाव नहीं हुआ जाति धर्म पे। अपने भारत में लोग बोलते हैं कि भेदभाव नहीं होता जाति धर्म पे, लेकिन रिजर्वेशन कहीं ना कहीं किया। हाँ, अब हम यहाँ बोल रहे हैं, जो एससी थे, एसटी थे, जो गरीब थे, उनको क्या करता, सीधे बच्चा से उस बच्चे का पढ़ाई देखता कि पढ़ने वाला है, उसका पढ़ाई फ्री करवा, पूरे लास्ट जब तक वो जॉब नहीं लगा तब तक उसका पढ़ाई सारा खर्च सरकार उठाएगी। जैसे नवोदय में देता है सब कुछ, वैसे सारा खर्च सरकार उठा ले। ये होता है असली रिजर्वेशन। तब वो बच्चा को पढ़ने का मौका मिलता, पोटेंशियल होता, और बहुत जम के। राजस्थान में जानते हो एक पटवारी का बहाली हुआ 3 साल पहले, वहां पे 0.62 नंबर जो लाया उसका सिलेक्शन हो गया। कारण एससी का सीट था 200 कुछ और बच्चा बहुत कम आया था। अभी बिहार में बीपीएससी में असिस्टेंट इंजीनियर का हुआ बहाली, बिहार में बीपीएससी में असिस्टेंट इंजीनियर का बहाली हुआ, सिविल इंजीनियर का कुछ दिन पहले, 7-8 दिन पहले रिजल्ट आया। एक मेरे फ्रेंड की भी वाइफ का हो गया, ठीक है, उसकी वाइफ लाई 400 में 35 नंबर, 400 में 35 नंबर लाई, और वो बन गई बिहार की एसडीओ। क्योंकि बिहार में 35% सीट रिजर्व है लड़कियों के लिए। सिविल इंजीनियरिंग जल्दी लड़की लेती ही नहीं है, जो ली सब हो ही गई। मेरे कॉलेज की 4 बैक लाई थी, 1 नंबर की लफुआ लड़की, शराब वगैरह पीना दिन भर,
वैसी थी मेरे कॉलेज की सबसे बेकार लड़की, वो भी बिहार की एसडीओ बन गई। तो अब बिहार तो आगे बढ़ेगा। हाँ सर, हमारा बिहार आएगा। ठीक है, तो रिजर्वेशन सही है ना? तो कैसा रिजर्वेशन देना चाहिए जी? इकोनॉमी के आधार पर। पढ़ाई का खर्च दे दीजिए, हम मानते हैं इस चीज को। सही में दिक्कत होता है पढ़ने में, सही में बच्चे को, जो गरीब घर का बच्चा है, बहुत दिक्कत होता है। लेकिन गरीब घर का बच्चा गरीबी देख के आता है, जाति देख के आता है गरीबी। जनरल में गरीब नहीं होगा कोई, ओबीसी में गरीब नहीं है, तो फिर रिजर्वेशन सिर्फ एससी और एसटी को सब है ना। अच्छा, रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान, वो एससी में आता है, तो क्या उसको रिजर्वेशन चाहिए? नो सर। इतना रिच है। लालू यादव के बेटे को रिजर्वेशन चाहिए, जीतनराम मांझी के बेटे को रिजर्वेशन चाहिए, सर आप लेकिन इन सबको भी रिजर्वेशन मिलता है। हाँ, 10 साल से आगे इसलिए हो गया क्योंकि आगे जो आपके भारत के नेता है सब जाति के आधार पर काम करते हैं। अभी देखो न्यूज देखोगे, दिन भर दिखाएगा यूपी में जाति समीकरण को सही करने की कोशिश। यस सपा पार्टी ने खोला वोट बैंक की राजनीति। चुनाव के मद्देनजर 5 ब्राह्मणों को किया शामिल, ब्राह्मण वोट पर है नजर। कल सर। अब ये जाति का चल रहा है फैक्टर ना, यस और हम ही लोग देंगे ये मेरे जाति का। ललन सिंह हमको नौकरी दिलवा दिया, मेरे जाति का सांसद है। विजय कुमार सिन्हा मेरे जाति का सांसद है, हमको दे दिया जो, हम तो आज यहीं पढ़ा रहे, तो हम जाति पे क्यों जाइए? आज हम यहाँ बगल में अगर बीमार पड़ेंगे, मेरे पड़ोसी कौन है कोई नहीं, अच्छा ये है ट्विंकल, तो सबसे पहले ही दौड़ेगी कि मेरा वो जाति वाला आएगा, आएगा जाति वाला आएगा ना, नहीं है। मेरे घर में मुस्लिम ही बगल में रहे तो पहले वही मेरा मदद करेगा बेचारा। भाई जो अच्छा काम करे उसको दो, तुम कम से कम अनपढ़ वाला काम नहीं करना भविष्य में। तुम तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं, गेम में कोई जाति नहीं, एक ही जगह है जहाँ रिजर्वेशन है। चलो आप यहाँ पढ़े, कितनी बार मीटिंग हुई बाबू संविधान बनने के पहले? 12 बार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या बोला गया? ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्ट मतलब समझते हो बाबू? संविधान कैसी बनेगी, कैसे टीम होगा, किसको क्या काम करना है, इस कमेटी के ये हेड थे। कौन? भीमराव अम्बेडकर, इनके साथ 6 और लोग। तो अगर आपसे कोई पूछे ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। हेड कौन थे? अच्छा अब देखो, संविधान बना तो संविधान बना एक स्कूल में 1800 बच्चा, तो सबको एक ही क्लास में ठूस दिए। 18 बरस वाला भी पढ़ रहा है 1 में ही, 50 साल वाला भी पढ़ रहा है 1 में ही, नहीं, सबके लिए अलग अलग है। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, इन्होंने बोला कि जो एक तरह का आर्टिकल है उसको एक पार्ट में दीजिए, दूसरे तरह का दूसरे पार्ट में, तीसरे तरह का तीसरे पार्ट में, चौथे तरह का चौथे, जैसा जैसा जो आर्टिकल है उसको पार्ट वाइज कीजिए ताकि संविधान पढ़ने में बाद में क्या रहे, आसान रहे। तो हमारे संविधान में 4 चीजें हैं, ठीक है। कल तुमको कहानी सुनाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल का ना जी। यस सर। भारत को एकजुट करने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू कौन? स्टैच्यू ऑफ कहाँ बना? गुजरात में, नर्मदा नदी के एक आइलैंड पे वो बना, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का संदेश भारत में कौन दिए? कोई भी मैटर छोड़े वो 562 मिला, 562 100% जोड़ दिए भारत। 3 को नेहरू जी को मिला। चलिए, ऐसा नहीं नेहरू जी का 2-3 काम अच्छा है, बट ओवरऑल हमको बुरे लगते हैं। यस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप भी इसको मानिए। अब हमको बुरे लगते हैं तो हम हर चीज का बुरा ही बताएंगे नहीं, ये भी सच आदमी का मेंटेलिटी होता है, ये रियलिटी है। लेकिन 2 चीज उनका अच्छा बताएंगे जो वर्ल्ड वाइड सबसे अच्छा काम है। तो चलिए देखिए, 4 चीजें संविधान में है। सबसे पहला, कोई किताब पढ़ते हो तो आगे में दिया रहता है एक्नॉलेजमेंट, बुक दिया रहता है, इस बुक में आपको ये सब पढ़ना, ये शिक्षा होगी, ये मिलेगा, दिया रहता है। वैसे जब संविधान पढ़ते हैं तो उसका एक्नॉलेजमेंट क्या कहलाता है? प्रीएम्बल। अगर आप इसको पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि भारत का संविधान क्या देना चाह रहा है। उसी में पहले लिख दिया भारत सेक्युलर होना चाहिए, खड़ा हो जाओ, सेक्युलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, क्या था, सॉवरेन होना चाहिए था, ये सब।
तो संविधान में क्या क्या हम लोग दिए हैं लोगों को, जनता को, वो सब प्रियम्बल पढ़ के ऊपर से पता चल जाता है। कैसे इंग्लिश का स्टोरी पढ़ते होगे और एक छोटा सा था को समरी आता है ना, समरी को थोड़ा सा पढ़ने से मैक्सिमम कहानी का पता चल जाता है कि नहीं, सारांश। वैसे यहाँ है प्रियम्बल एक तरह का क्या, वो समरी है, सारांश है, जिससे संविधान का पता चलता है। दूसरा है द आर्टिकल्स। जब संविधान बना था तो 22 पार्ट में 395 आर्टिकल थे और एट प्रेजेंट में 25 पार्ट हो गया और आर्टिकल की संख्या 448 हो गई। अब ये आर्टिकल क्या है ये भी बताएंगे आगे। प्रियम्बल तो बताया ना, प्रस्तावना, एक तरह का एक्नॉलेजमेंट, संविधान आपको क्या क्या देता है, समरी है एक तरह से, आगे पेज पढ़ के समझ जाओगे। दूसरा आर्टिकल है। तीसरा है द शेड्यूल्स। जब पढ़े थे तो 8 था, मतलब पढ़े नहीं, बना था तो 8 था, और अभी कितना है। और चौथा है द अपेंडिसेज। देखो जी, हम लोग भारत वाले, हम लोग क्या किए, दुनिया का उस समय का सबसे अच्छा संविधान बनाया, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट। हमारा संविधान वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा है, सबसे डिटेल्ड है और सारा चीज क्लियर है। एक वीडियो का क्या पोस्ट है, एक हवलदार का क्या पोस्ट है, एक आईएएस का क्या पोस्ट है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है, सबके पोस्ट का ड्यूटी, कौन सा आर्टिकल, क्या सैलरी उनकी, ए टू जेड संविधान में लिखा हुआ। रोड अगर बन रहा है नगर निगम का, देखो अभी लेके जा रहा है ट्रॉली, नगर परिषद का, इसका क्या काम है, पंचायत का क्या काम है, मुखिया का क्या, वार्ड पार्षद, एक ही भी ऐसा चीज नहीं है जो संविधान से छूटा हुआ है, सब डाला हुआ, तो अपने आप मोटा हो जाएगा। वर्ल्ड ए टू जेड भारत में जो भी सरकारी काम होता है सबका हिसाब किताब, कैसे करना है, क्या कारण होना चाहिए, क्या आधार होना चाहिए, किसको मदद पहुंचाना चाहिए, सब लिखा हुआ है संविधान में। तो ये बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, है बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हर चीज जब लिखा हुआ है तो आप भी घर में बैठ के पढ़ सकते हैं कि अच्छा मेरा मुखिया सही काम कर रहा है, उसका क्या क्या काम है, पलटे अच्छा सही काम नहीं करता, अगला दिन उसको धमका दिया, संविधान के खिलाफ हो बाबू, एक दिन बस जाना है यहाँ पे, जहाँ डीएम को बोल दिए सारा जांच हो जाएगा तुम पे, समझ में आ रहा। वीडियो है, तुम उसको भी धमका सकते हो, ही इज अ पब्लिक सर्वेंट, नॉट ही इज माई लॉर्ड। आईएएस है या वीडियो है, ये सब किस चीज के लिए बना, मेरा सेवा करने के लिए, तुम्हारा सेवा करने के लिए। वो सब क्या चीज है, इंग्लिश में पहले लिखा था पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, वो सब का सब पब्लिक सर्वेंट है, वो हमारी मदद के लिए, हमारा बॉस बनने के लिए नहीं है। गलत करेंगे तो बॉस बनेगा, गलत वो करेगा तो हम बॉस है, समझ में आ रहा है। ये हम लोग अपने अधिकार को नहीं जानते, सबसे पावरफुल इंडिया में हम लोग हैं, सब जनता, और हम लोग डरते हैं, देखते हैं पुलिस आ रहा, लॉकडाउन है, भागो डंडा दे देगा, मार देगा, उसमें भी वो नहीं मार सकता अगर रोक दोगे तुमको, उसमें भी वो नहीं मार सकता अगर तुम रोक दोगे तो, और तुम केस कर दिए तो लग जाएगा उसको। लेकिन बेचारा डर के पहले तुम भागते हो, वो भी सोचता है भाग ही रहा है, दे दो 2-4 डंडा, नहीं करता है कुछ नहीं, कोई संविधान में नहीं। यहाँ आपको ये लगता है ना, हम लोग बिहार वाले थोड़े से अनपढ़ हैं, इसलिए पूरा पावर नहीं जानते, तो हम लोग को कोई भी मूर्ख बना देता है। चले जाइए दिल्ली वगैरह, आईएएस वगैरह को भी धमका देता है नॉर्मल जनता उठ के, तुम्हारा ये काम है, तुम करने आए हो कि नहीं। हम लोग यहाँ पे सिटीजन है, सिटीजन को आप बाहर नहीं कर सकते, पूरा मोहल्ला एक हो जाता है, भागना पड़ता है। एकजुट अगर आदमी हो जाए और तुमको उसका अधिकार पता है तो तुम उसको औकात दिखा सकते हो कि क्या आप सही काम करेगा तब क्यों औकात दिखाएंगे। वो बेचारा कर रहा है सही काम, लॉकडाउन है, लोगों को दूर रिक्वेस्ट कर रहा है, तुम बीच में जा रहा है, ढेला मार रहा है उसमें तो मारेगा ही तुमको, लेकिन जान बचाने के लिए वो कर सकता है ये सब, उससे रोक के। तो अपने अधिकार को पहचानिए। 4 चीजें हमारे संविधान में है, पहले इसको लिखिएगा तब ना आगे। ये फोटो खींच दे, चलो देखो फिर रिचर्ड अग्रवाल, हम लोग थे किस पे, कैसा ये है, तो प्रियम्बल तो आपका लिखा हुआ है भाई। चलते हैं 22 पार्ट और 395 आर्टिकल वाला। देखो भाई, पार्ट 1 में आर्टिकल है 1 से लेके 4 तक, और ये बताता है इंडियन टेरिटरी, भारत के सीमा क्षेत्रों के बारे में। आर्टिकल 1 भी सीमा, आर्टिकल 2 भी सीमा, आर्टिकल 3 भी, आर्टिकल 4 भी।
तो चारों को एक साथ कर दिया गया। कौन से पार्ट में? सब बताता था एरिया, नॉर्थ में कैसा, साउथ में कैसा, ईस्ट में कैसा, वेस्ट में कहाँ तक, कौन सा एरिया, कौन गांव तक, तो सबको दे दिए। कौन एक ही पार्ट में सब सीमेन बता रहा है जी, सब एरिया बता रहा है किसी किसी डायरेक्शन में। इसको पार्ट 1। ऐसे ही पार्ट 2 में आर्टिकल नंबर 5 से 11 है, ये है इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिक के लिए। कौन भारत का नागरिक होगा? इसके लिए भारत का नागरिक 5 तरीके से आप हो सकते हैं। पहला, आप यहीं जन्म लिए। दूसरा, आपके मम्मी पापा यहीं रहते। तीसरा, आपके मम्मी या पापा में से किसी एक के पास आधार कार्ड इधर का हो या वोटर आईडी कार्ड हो। ठीक। चौथा ये है कि आप विदेशी हैं और भारत में बसना चाहते हैं, तो भारत आइएगा, भारत में एक फॉर्म भरिएगा कि मैं यहाँ का सिटीजन बनना चाहता हूँ। 5 साल आपको देखेगा भारत सरकार, आपके पड़ोसी से पूछताछ करेगा। ऐसा तो देख भीतर में आदमी काटता है बैठ के, सब चीज पता करेगा। आपका सही रहा तो 5 साल के बाद आपको मिल जाएगा भारत का क्या चीज? नागरिकता, सिटीजनशिप। 5वां ये है, आप किसी भी भारतीय लड़की से शादी करेंगे और यहाँ का बस बनना चाहेंगे तो फिर आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। 5 साल आप रह सकते हैं भारत उसके साथ में, और अगर बीच में सही रहा तो आपको इंडिया का नागरिक बनाया जाएगा। ये 5 तरीके से आप भारत का नागरिक बन सकते हैं। पहला, आप यहीं जन्म लिए हो। अभी नहीं तुम पाकिस्तान का जन्म इधर ले लिया तो तुम यहाँ का हो, मम्मी पापा रहेंगे उसके हिसाब से। परमानेंट तुम अगर यहीं जन्म लिए, मम्मी या पापा में से किसी एक का वोटर आईडी हो, तुम्हारा पैतृक संपत्ति यहाँ का हो, पैतृक संपत्ति या मातृत्व संपत्ति, दोनों में से कुछ भी यहाँ का हो। चौथा नंबर पे आप क्या कीजिए, यहाँ के लड़के से शादी कर लीजिए और 5 सालों के लिए आप रहिए तो। और 5वां नंबर पे आप भारत का नागरिक बनना चाहते तो क्या होगा, 5 साल आप पहले एक फॉर्म भरोगे, 5 साल के लिए सरकार आपको चेक करेगा, देन आप इंडिया के नागरिक बन जाइएगा। अब ऐसे ही पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 12 से 35 ये आपको देता है फंडामेंटल राइट्स। कैसा राइट? फंडामेंटल, मौलिक अधिकार आपको देता है। आपके क्या क्या राइट्स है? आपके पास बोलने का अधिकार है। बोलने का ये नहीं मतलब कि तुम बाहर निकले और सीधे माँ बहन के गाली से शुरू की, वो नहीं कर सकते। बोलोगे, प्रतिक्रिया दिखाओगे, विरोध करोगे, लेकिन वो सब एक सीमा के अंदर होना चाहिए। आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे सोसाइटी पे खराब असर पड़े। समझ रहे हो ना? खिलाफ करो, जाओ मोदी जी का तुम पुतला जलाओ, लालू जी का पुतला जलाओ, नीतीश का जलाओ, जिसका जलाना है जलाओ, लेकिन बशर्ते आप शब्द आप बाहर निकल के नहीं कर सकते। अगर किसी ने आप पे केस किया तो 3 साल के लिए आप चले जाएंगे। भारत में कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ये नहीं कि गोरा काला पे, अब ये गोरा है और बोले नहीं दिल सर काले है, हमको बोल दिया हम जाके मानहानि का दावा ठोकेंगे। ऐसा करने से मेरी इज्जत खराब हुई, इंसल्ट हुई, मैं मेंटली हरास हुआ। 5 लाख रुपए अब ये भरेगा। खतरनाक बात है सर। हाँ एक वोट के लिए 5 लाख जी, क्यों? हम हो गया, हम कहीं हम सुसाइड का अटेम्प्ट करने चले गए थे। 3-4 महीना कोचिंग बंद रखे, सर इतना आया, लॉस हुआ मेरा, सब मुआवजा। मुंह मांगा, अब क्या तुम 10 करोड़ मांगेगा? प्रूफ, हाँ प्रूफ एक बना लेंगे। और क्या हंसिका तैयार है प्रूफ? वो भी तो सर बना सकता है। हाँ ऐसा नहीं होता। देखो जनरली लोग अपने में बोलता है, गांव में तो सबका नाम ही रखा है, गोरखा, करका, लंबुआ, सर करिया। हाँ वही कर सब नाम ही रखा है। लोअर कास्ट को कुछ बोलने पे तो मतलब वो लोग केस किसी पे नहीं, सबका फ्री है। ठीक है। उसके बाद जाति धर्म पे भेदभाव नहीं। इन्हें कि हम डोबे, तुम बोल रहे हैं डोबा, नहीं बोल सकते। बोलोगे हम भी तुम पे ऐसे कर देंगे। ठीक है, यही तो बात है। वो लोग नहीं जानता है ना ज्ञान का है। अगर रहे तो बंदी करवा देगा, सब कानून सिखा देगा। तो ये बंद है एकदम। उसके बाद समान मौका गवर्नमेंट जॉब में, पहले जो भी टाइटल था वो सब खत्म। भारत सरकार जो टाइटल देगा वही आप लगाइएगा। आपके पास धर्म का चूज करने का अलग है। अब हो सकता है कि यहाँ पे विशाल है, वो हिंदू धर्म सोमवारी भी कर रहा है, और अगर जरूरत पड़ा तो चादर भी चढ़ाएगा अजमेर शरीफ के दरगाह पे जाके, और जरूरत पड़ा तो नमाज भी पढ़ेगा। कोई गलत नहीं है। मेरे मोहल्ले के बगल में एक है, वो मुस्लिम छठ करते हैं। उनके बेटा का तबीयत खराब था, वो कष्टी देते हैं हर साल, कोई नहीं रोकने जा रहा था। एक पंजाबी है, वो भी करते हैं, छठ करते हैं, वो खुद करते हैं। भाटिया अंकल, वो बगल में जस्ट घर के बगल में खुद छठ करते हैं। ये अपनी मर्जी। हिंदू में क्या चादर नहीं चढ़ाता है? दरगाह पे जाके चादर चढ़ाता है, मन्नत मांगता है। गांव में पीर बाबा सब होते हैं, मजार पे लोग फूल वगैरह चढ़ाता है। तो इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं। कोई भी भाषा, कोई भी प्रोफेशन आप कर सकते हैं,
कोई भी प्रोफेशन आप कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब टीचर हमको कोई जबरदस्ती कार पकड़ के हलाया तो तुम पढ़ाएगा कल से, ये तो नहीं है, अपनी मर्जी है, आप जो कीजिए। ये सब है पार्ट 3। ऐसे ही पार्ट 4 में 36 से लेके 51 तक DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। किन नीतियों पे सरकार को काम करना है और कानून बनाना है, ठीक है। DPSP क्या बोले, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ऐसे ही पार्ट 4A और आर्टिकल 51A, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है, भारत के नागरिकों का क्या कर्तव्य है। आपका कर्तव्य ये नहीं कि आप जूता झंडा से साफ कीजिएगा तो आप अंदर देश के झंडा का, स्लोगन का, नेशनल एंथम का, इन सब का रिस्पेक्ट करना है। अब नेशनल एंथम ये नहीं कि बस चला रहे, बजा, कूद गए, चल गया, ठीक है। ये करना जब आप शांति में हो, खुले जगह पे छत के नीचे। अब यहाँ पढ़ा रहे तुमको, कहीं पे कोई पीछे से बच्चा गा दिया, तुम खड़ा हो गए, फिर गा दिया, फिर खड़ा हो गए, वो भी नहीं, खुले जगह पे हो, रिलैक्स मूड में हो। मतलब आप गाड़ी वाड़ी कुछ वैसा नहीं, तब तो ऐसे ड्राइवर कूद जाए, बहुत कुछ पहुंचा देगा। उन सब जगह पे आपको कंट्रोल, झंडा का रिस्पेक्ट कीजिए, कहीं गिरा हुआ रोड पे इन सब पे नहीं फेंकिए। लोग 15 अगस्त तारा देखने खूब बच्चा स्कूल से खुला रहता है, हर छोटका मुंडी पे टोपी इधर झंडा हर जगह खोस खास के चलता है, और शाम तक उसको मरोड़ के जमीन पे। ये इज्जत है, इससे अच्छा मतलब। मैं हमको 3 बच्चा आज तक आगे झंडा दिया, एक उधर एक इधर, एक और कहीं पे होगा लगा वो पीछे से आगे तक, एक होगा कहीं लगा। 3 दिया, वो 3 साल खुशी नेम की एक बच्ची थी, हर साल वही देते थे, हम लगा दिए। पिछले साल एक बच्चा इस झंडा को निकाला, जाके वहां लगा दिया, और शाम में 5 बजे के बाद लाके फिर वापस कर दिया। ठीक होता है, शाम के बाद आपको झंडे को अंदर रख लेना, इन्हें कि झुका देना। झुकता है तभी झंडा जब कोई देश में विशिष्ट आदमी डेथ कर जाए। सबके लिए करेगा तो जिंदगी में फहरेगा ही नहीं कभी। पर डे तो 50,000 40,000 मरता है, कभी फहरेगा फिर नहीं। विशिष्ट आदमी हटा हुआ नहीं रखना, उसको हटाना पड़ेगा। और उस कपड़े को भी आप वेस्ट, देखो ये सब ना कोई देख नहीं रहा है, हम घर में उसे जूता साफ कर रहे हैं, कोई नहीं देखते, लेकिन सब दिल से होना चाहिए। कुछ तो कंट्री के लिए है। यही 200 साल 192 साल 1757 में अंग्रेज आया, 1947 तक हम लोग आज़ादी के लिए लड़ते रहे। कितना लोग मरा, कितना मार खाया, अपने भी पूर्वज में से भी कोई रहे होंगे। और आज जब तुमको आज़ादी मिल गई तो जो चीज़ का इज्जत करना उसको तुम करते नहीं। भगवान जी गिरेंगे तो 75 बार प्रणाम करोगे, रुपया गिरा रहेगा तो उसको लेके क्या पोछ पाछ के रख दोगे पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर झंडा रहेगा तो छोड़ो। कभी कुछ अपने से भी होता, दुनिया को खुश नहीं करना होता, अपने आप को सबसे पहले कर लीजिए। सबसे पहले अपने आप को लव कर लीजिए, अपने आप को इज्जत कर लीजिए, आप सबको करेंगे। तो इसी तरीके से पार्ट 22 तक पूरा है। तो इतना आपसे याद होगा आज, समय में नहीं आया है ना? ठीक, अगर ये याद करो तो कुछ और बताएंगे। मजा आ रहा है सिर्फ पढ़ने में? नहीं आ रहा ना, तो आप लाना पड़ेगा। जय हिंद।